तो अब स्टार्ट करेंगे कंप्लीट टेस्ट सिलेबस है ना, कंप्लीट सिलेबस टेस्ट नंबर 5 की। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। तो ये नंबर आपको जो होगा वो आपको दिख जाएगा, ये शायद 8 ही है, टेस्ट नंबर फुल टेस्ट नंबर 8 ही है, बट चलिए नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको फुल टेस्ट पे फोकस करना है। चीज़ें क्या सीखनी है इससे कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाएगा एलिमिनेशन से, कुछ करंट अफेयर बेस यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन जो होंगे मोर देन 60+ करंट अफेयर बेस्ड टॉपिक होंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं यार, क्योंकि 90% क्वेश्चन कैसे आना है, करंट अफेयर से आना है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद अगर हम बात करें, सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है द मनी मल्टीप्लायर इन इकोनॉमी इंक्रीज विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, देखो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मनी मल्टीप्लायर का। तो देखो जैसे जैसे इंक्रीज हो जाएगी बैंकिंग हैबिट्स ऑफ द पीपल, मनी मल्टीप्लायर इंक्रीज हो जाएगा। मनी मल्टीप्लायर मतलब जो बैंक में हम डिपॉजिट करेंगे लोन देगा, है ना। तो इकोनॉमी में क्या हुआ, 100 रुपये तो है, लेकिन 100 रुपये को किसी ने जमा किए तो 100 रुपये का 200 हो गया। कैसे, उस 100 रुपये को लोन में देगा ना भाई, तो आदमी तो समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे, मनी मल्टीप्लाई हो गया। दिस इज व्हाट वी कॉल मनी मल्टीप्लायर। ओके, दिस इज व्हाट वी कॉल मनी मल्टीप्लायर। तो ये बीबीएस क्वेश्चन भी, तो ये आपको याद होना चाहिए, पक्का पता होना चाहिए ना। क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ मेनी द फॉलोइंग आइटम्स विल नॉट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन ड्यूरिंग द कैलकुलेशन ऑफ द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बाय द एक्सपेंडिचर मेथड। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हम कैलकुलेट करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड से। जीडीपी इज इक्वल टू C + I + G + NX, वेयर NX इज द नेट इनकम और द नेट इम्पोर्ट्स। तो C इज द कंजम्पशन, I इन्वेस्टमेंट, G इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड NX इज नेट इम्पोर्ट्स। नेट इंक्रीज इन द इन्वेंट्रीज ऑफ अ बिजनेस। ठीक है, तो इन्वेंट्रीज में बढ़ना मतलब इन्वेस्टमेंट आया ना भाई, इन्वेंट्रीज बढ़ा मतलब इन्वेस्टमेंट आया। सो दिस इज द पार्ट ऑफ द जीडीपी कैलकुलेशन विद द एक्सपेंडिचर मेथड। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, यस ये भी पार्ट है। ब्रोकेज पेड फॉर द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। ठीक है, ब्रोकेज जो पेड हो रहा है उससे कुछ चीज़ बढ़ा गया कि कंजम्पशन हुआ, किसी चीज़ का नहीं हुआ, इन्वेस्टमेंट हुआ, गवर्नमेंट स्पेंडिंग हुई, नहीं हुई। तो इट इज़ नॉट कैलकुलेटेड इन द कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी थ्रू एक्सपेंडिचर मेथड। 4th, ट्रांसफर पेमेंट मेड बाय द गवर्नमेंट। यस, ट्रांसफर पेमेंट मतलब ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ही टाइप का है, तो दिस इज ऑल्सो कैलकुलेटेड। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट आंसर इज ओनली 3 आइटम्स। क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस टू द परचेसिंग पावर पैरिटी। परचेसिंग पावर पैरिटी के लिए हमको बताना है कि करेक्ट क्या है। परचेसिंग पावर पैरिटी एक्सचेंज रेट स्टे रिलेटिवली स्टेबल व्हेन कंपेयर टू द मार्केट एक्सचेंज रेट। बिल्कुल सही है, मार्केट एक्सचेंज रेट के कंपैरिजन में जो परचेसिंग पावर पैरिटी के जो एक्सचेंज रेट होते हैं वो कंपेरेटिवली क्या होते हैं, ये स्टेबल होते हैं। सो दिस इज करेक्ट। इट हेल्प इन डिटरमाइनिंग द डिफरेंस इन क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द कंट्रीज। बिल्कुल सही है। देखो मतलब क्वालिटी नहीं बताता भाई, ये हमको ये बता देगा ये पेन जो है ये 50 रुपये यहाँ बिक रहा है, ये पेन 60 रुपये यहाँ बिक रहा है, ये थोड़ी बता देगा कि ये 60 रुपये का पेन अच्छा है, ये 50 रुपये का पेन। सो इट डज नॉट डिटरमाइन द डिफरेंस ऑफ द क्वालिटी। सो दिस इज इनकरेक्ट। जस्ट डिफाइन द प्राइस, इट इज गिविंग अस द प्राइस ओनली। ओके, सो इट ऑलवेज कंपेरिजन ऑफ लिविंग कॉस्ट and spread across different countries in the world. allows comparison of living cost। बिल्कुल सही है, जहाँ पे परचेसिंग पावर पैरिटी ज़्यादा होगी वहाँ पे लाइफ स्टैंडर्ड थोड़ा सा अच्छा होगा, ऐसा बोल सकते हैं। सो दिस इज करेक्ट। सेकंड इज इनकरेक्ट ना, सेकंड इज इनकरेक्ट, तो सेकंड का एलिमिनेट कर दिया, आंसर क्या बचा 1 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 4 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू लिक्विडिटी ट्रैप। इट इज अ सिचुएशन व्हेन एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी डज नॉट इंक्रीज द मार्केट इंटरेस्ट रेट। बिल्कुल सही है, एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई तब इस्तेमाल करेगी, कब इस्तेमाल करेगी, तब इस्तेमाल करेगी जब मनी सप्लाई बढ़ाना रहेगा। मनी सप्लाई बढ़ाना रहेगा तो जब मनी सप्लाई बढ़ जाएगा तो इंटरेस्ट रेट भी बढ़ जाएंगे, लोगों पास ज़्यादा पैसा रहेगा तो ज़्यादा इंटरेस्ट पे करेंगे। बट ये वो कंडीशन है, लिक्विडिटी ट्रैप वो कंडीशन है जहाँ पे आपने एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी तो अप्लाई किया है बट जो मार्केट के इंटरेस्ट रेट बढ़ नहीं रहे हैं, मार्केट के इंटरेस्ट रेट बढ़ नहीं रहे हैं। सो दिस इज व्हाट वी कॉल लिक्विडिटी ट्रैप। सो दिस इज करेक्ट अबाउट लिक्विडिटी ट्रैप। सेकंड, पब्लिक वुड नॉट वांट टू परचेस बॉन्ड ड्यूरिंग द लिक्विडिटी ट्रैप। बिल्कुल सही है, पब्लिक बॉन्ड खरीदना नहीं चाहेगी बिकॉज वहाँ पे उनको लगेगा यार हमारा हमने बॉन्ड डूबने के चांसेस हैं। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड है ओपन मार्केट ऑपरेशन हैज नो इफेक्ट ऑन द मार्केट इंटरेस्ट रेट इन द केस ऑफ लिक्विडिटी ट्रैप। बिल्कुल सही है, जो ओएमओ होते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन होते हैं, मतलब ओपन शेयर एंड परचेस ऑफ बॉन्ड्स जो होते हैं उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। कब इफेक्ट नहीं होगा, ड्यूरिंग द लिक्विडिटी ट्रैप। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा है भाई, करेक्ट करेगा 1 2 3, आंसर हो जाएगा डी।
क्वेश्चन नंबर 5 है विथ रेफरेंस टू द कैपिटल मार्केट इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ओके विच स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट। हमको पूछा है नॉट करेक्ट कौन सा है इसमें से, ठीक है। हमको क्या बताना है, नॉट करेक्ट बताना है। राइट इशूज इन एन इनोवेशन, ओके राइट इशूज इज एन इन्वेंशन, सॉरी राइट इशूज इज एन इन्वेंशन टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर टू परचेज एडिशनल न्यू शेयर्स इन द कंपनी, बिल्कुल सही है। इन एन इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, an initial public offering denotes a transition from a public limited company to a private company, no। initial public offering में क्या होता है, पब्लिक कंपनी जो है अपना शेयर बेच रही है भाई, तो लोगों को दे रही है, मतलब प्राइवेट को लोग मतलब प्राइवेट लोगों को दे जा रही है। सो इट इज़ अ ट्रांजिशन फ्रॉम, सॉरी उल्टा हो गया ना, प्राइवेट खुद कंपनी था, वो प्राइवेट कंपनी खुद को पब्लिक को दे जा रही है, सो इट इज बिकमिंग पब्लिक कंपनी, सो इट इज बिकमिंग प्राइवेट टू पब्लिक, सो दिस इज इनकरेक्ट बिकॉज ये बोल रहा है ट्रांजिशन फ्रॉम पब्लिक टू प्राइवेट, नो खुद का मेरा कंपनी था, मैंने अपने जो शेयर से दूसरों को दिए तो पब्लिक हो गया ना, सो पब्लिक कंपनी बन रही है कि प्राइवेट कंपनी बन रही है, इट इज बिकमिंग अ पब्लिक कंपनी, सो दिस इज इनकरेक्ट। हमसे इनकरेक्ट पूछा, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 6 है with reference to the ways and means advance consider the following statements, it is a temporary loan facility provided by the Reserve Bank of India to the state government, बिल्कुल सही है। the interest rate charge on such loan is always equal to, यार देखो जहाँ पे एक्सट्रीम वर्ड्स आ जाए, always ever always never except all only x, ये सब क्या होते हैं, एक्सट्रीम वर्ड्स होते हैं, तो यहाँ पे गलत होने के चांसेस होते हैं, और ये गलत ही है बिकॉज जो मीन्स वेज एंड मीन्स एडवांस होगा वो ऑलवेज इक्वल टू रेपो रेट, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है वो, है ना। WMA फंडिंग इज मच कॉस्टलियर देन बोरिंग फ्रॉम द मार्केट, नो दिस आर सस्ते होते तभी तो खरीदते हैं भाई इनको, सो दिस इज इनकरेक्ट। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा 1 ओनली। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 है विथ रेफरेंस टू द बॉयंसी टैक्स बॉयंसी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, हमको बात करनी है टैक्स बॉयंसी की। इट रिफर्स टू एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल इन हायर टैक्सेस, बिल्कुल सही है। मतलब टैक्स बॉयंसी मतलब हमारे पास जो एडजस्टमेंट हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं ना, टैक्स बॉयंसी बिल्कुल सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है ना। टैक्स बॉयंसी बॉयंसी का मतलब है, आप समझ लेना कि देखो एक लेमन टर्म भी आप इकोनॉमिक्स क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, आपको कॉन्सेप्ट पता होंगे, आपको थोड़ी मोड़ी चीज़ें लिखी तो आप आंसर सॉल्व कर सकते। देखो मैं एग्जांपल, लेमन आदमी जिसको टैक्स बॉयंसी का कुछ नहीं पता, उसको वो कैसे सॉल्व करेगा इसको। टैक्स बॉयंसी को आप क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद ऑप्शन पढ़ते जाते हैं। इट रिफर्स टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल इन द हायर टैक्स, टैक्स बॉयंसी मतलब जो सरकार है उसको अच्छा से टैक्स मिल रहा है, तो लोगों के पास ज़्यादा टैक्स बॉयंसी मतलब लोग एक ज़्यादा, कुछ लोग होंगे ज़्यादा हायर टैक्स कैटेगरी में आएंगे तो टैक्स बॉयंसी बढ़ेगा क्या, बिल्कुल बढ़ेगा, है ना। और बढ़ेगा, ये स्टेटमेंट यहाँ से सही है बिकॉज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल हायर टैक्स ब्रैकेट विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल इन दी लोअर टैक्स ब्रैकेट बोला है भाई। अगर हायर टैक्स ब्रैकेट में लोग जाएंगे तो हायर नंबर ऑफ पीपल इन दी लोअर टैक्स ब्रैकेट कैसे होगा, हायर नंबर ऑफ पीपल इन दी हायर टैक्स ब्रैकेट। तो देखो ठीक से पढ़ना जरूरी है, पूरा स्टेटमेंट पढ़ना, थोड़ा सा पढ़ के आगे मत बढ़ना, सो दिस इज इनकरेक्ट। इफ टैक्स बॉयंसी इज ग्रेटर देन 1 इट इंडिकेट टैक्स कलेक्शन इज राइजिंग फास्टर देन GDP, ठीक है। अब देखो आप याद रखना, टैक्स बॉयंसी इज व्हाट टैक्स कलेक्शन अपॉन GDP, टैक्स कलेक्शन अपॉन GDP इज व्हाट वी कॉल टैक्स बॉयंसी, ठीक है। टैक्स बॉयंसी किसको बोलते हैं, टैक्स कलेक्शन अपॉन GDP। अगर ये मोर देन 1 है मतलब टैक्स कलेक्शन ज़्यादा हो रहा है भाई GDP के राइजिंग से, बिल्कुल सही है। डायरेक्ट टैक्स कोड इज एक्सपेक्टेड टू रिजल्ट इन हायर टैक्स बॉयंसी, बिल्कुल सही है। डायरेक्ट टैक्स कोड मतलब क्या है, हम टैक्स कलेक्शन ज़्यादा कर रहे हैं, इनकम टैक्स कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ा दे रहे हैं, तो ये टैक्स कलेक्शन बढ़ जाएगा, टैक्स कलेक्शन बढ़ जाएगा तो टैक्स बॉयंसी बढ़ जाएगा, सो दिस इज करेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा है भाई, फर्स्ट इज इनकरेक्ट, आंसर हो जाएगा 2 and 3 ओनली, आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 8 है विद रेफरेंस टू सोशल स्टॉक एक्सचेंज, जो कि न्यूज़ में था, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज अ प्लेटफॉर्म वेयर कंपनीज स्पेंड अ परसेंटेज ऑफ देयर प्रॉफिट, नो इट इज नॉट अ परसेंटेज ऑफ देयर प्रॉफिट। सोशल स्टॉक एक्सचेंज एक तरीका है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, आपके जो मतलब प्रॉफिट को मत डालो है यहाँ पे, इन वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी एंड सोशल इनिशिएटिव, नो इट इज अ वे ऑफ गेटिंग, इट इज अ वे ऑफ गेटिंग प्रॉफिट नॉट परसेंटेज ऑफ देयर प्रॉफिट। परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट को नहीं डालना होता है, आप इसमें डाल के इन्वेस्ट करके आप पैसा कमा सकते हो, आप प्रॉफिट ले सकते हो सोशल स्टॉक एक्सचेंज में। ऐसा नहीं कि आपको अपने प्रॉफिट को डालना पड़ेगा यहाँ पे, सो दिस इज इनकरेक्ट। इट इज रेगुलेटेड बाय द सिक्योरिटीज, इट इज रेगुलेटेड बाय द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो जो सेबी है, जहाँ भी एक्सचेंज स्टॉक ये सब चीज़ बात है, तो वहाँ पे RBI तो होगा ही नहीं, याद रखना हमेशा सेबी ही होगा, सो दिस इज करेक्ट। द एक्सिस्टिंग स्टॉक एक्सचेंज कैन इंट्रोड्यूस देयर ओन स्टॉक एक्सचेंज विद सेपरेट गवर्निंग काउंसिल, बिल्कुल सही है।
है ना। गवर्निंग काउंसिल इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, बट है ना, आप जो खुद जो एग्जिस्टिंग स्टॉक एक्सचेंज है वो सोशल स्टॉक एक्सचेंज बना सकते हैं एक दूसरे गवर्निंग काउंसिल से, बिकॉज अगर एक ही सेम गवर्निंग काउंसिल में तो उसमें रेस्ट्रिक्शन ज़्यादा होते हैं, उनको खुद प्रॉफिट नहीं होगा, सो वो ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करेंगे। इसीलिए वो क्या कर सकते हैं, जो एग्जिस्टिंग स्टॉक एक्सचेंज है वो क्या कर सकते हैं, दूसरा सोशल स्टॉक एक्सचेंज बना सकते हैं, है ना, अपना खुद का सोशल स्टॉक एक्सचेंज बना सकते हैं जिसमें सेपरेट गवर्निंग काउंसिल हो। सो सेकंड इज थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट। तो हमसे करेक्ट पूछा है भाई, करेक्ट क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2 and 3, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 9 है, विथ रेफरेंस टू स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, इंपॉर्टेंट है भाई, जो रिवर्स रेपो के जैसा ही है, याद रखना, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रिवर्स रेपो जैसा ही है, बट रिवर्स रेपो कुछ समय के लिए होता है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी जो होता है लंबे समय के लिए होता है, ठीक है, और इसमें इंटरेस्ट रेट कम होते हैं भाई विथ रेफरेंस टू। और इसमें क्या होता है, रिवर्स रेपो मतलब बैंक जो है आरबीआई के साथ अपना पैसा रख रहे हैं, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, डिपॉजिट कर रहा है यार, स्टैंडिंग मतलब लॉन्ग टर्म, कौन डिपॉजिट कर रहा है, बैंक डिपॉजिट कर रहा है, कहाँ पे डिपॉजिट कर रहा है, आरबीआई के अंदर डिपॉजिट कर रहा है। सो विथ रेफरेंस टू स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज अ फैसिलिटी ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर एब्जॉर्बिंग एक्सेस लिक्विडिटी फ्रॉम द बैंकिंग सेक्टर। बिल्कुल सही है भाई, बैंक से ज़्यादा पैसा है उसको आरबीआई बोलेगा भाई मेरे को पैसे दे भाई, मैं तो इंटरेस्ट दूंगा, तो इट इज अ वे ऑफ एब्जॉर्बिंग एक्सेस लिक्विडिटी, यस इट इज करेक्ट। सेकंड है, इट डज नॉट हैव एनी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोवाइडिंग कोलेटरल फॉर द डिपॉजिट ऑफ फंड। बिल्कुल सही है, देखो रेपो में, रिवर्स रेपो में आपको कोलेटरल रखना पड़ता था, इसीलिए दिक्कत होता था, बट स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी में आपको क्या नहीं करना पड़ेगा, कोलेटरल रखना नहीं पड़ेगा, तो इसका एक नुकसान भी होगा भाई, आपको उतना इंटरेस्ट नहीं मिलेगा जितना रिवर्स रेपो मिलता था। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। Third, eligible participant can place deposit with the Reserve Bank of India only for a minimum period of 1 year. No, not only for a minimum period of 1 year. Overnight, रात भर के लिए भी आप रख सकते हो ब्रो। सो देखो जहाँ पे ओनली, एवरी, एक्सेप्ट, नेवर, नन, ये सब एक्सट्रीम वर्ड्स हैं, तो वहाँ पे सतर्क हो जाओ, वहाँ पे ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़ो, क्योंकि वहाँ पे चांसेस हैं, घंटी बज जानी चाहिए दिमाग की कि हाँ यहाँ पे गलत होने के चांसेस हैं, तो यहाँ पे गलत होने के चांसेस हैं नहीं, यहाँ पे गलत ही है, बिकॉज फॉर स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी जो है वो नेट पर्पस के लिए भी आप रख सकते हो आरबीआई के साथ। सो दिस इज इनकरेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा, करेक्ट जाएगा 1 and 2 ओनली, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 10 है, विद रेफरेंस टू ओएमओ, ओएमओ मतलब ओपन मार्केट ऑपरेशंस की बात करनी है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इट कैन बी यूज्ड फॉर बोथ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द सप्लाई ऑफ मनी इन द बैंकिंग सेक्टर। बिल्कुल सही है, अगर आपने बॉन्ड परचेस कर लिया तो हमने क्या किया, मनी सप्लाई कर दिया, बॉन्ड आपने सेल कर दिया, मनी एब्जॉर्ब कर लिया। सो दोनों मनी सप्लाई को बढ़ाने के लिए, कम करने के लिए, दोनों के लिए आप ओपन मार्केट ऑपरेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज करेक्ट। इट इज कनेक्टेड थ्रू इक्यूबर प्लेटफॉर्म ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही है भाई, इक्यूबर से क्या होता है, ओएमओ होता है। ऑपरेशन ट्विस्ट इज अ टाइप ऑफ ओएमओ अंडर विच सेल एंड परचेस ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इज कनेक्टेड साइमल्टेनियसली। बिल्कुल सही है, ओएमओ के अंदर, ऑपरेशन ट्विस्ट के अंदर क्या हुए, जो शॉर्ट टर्म, जो अपने पास क्या हुए, शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स को क्या किए परचेस कर लिए गए एंड लॉन्ग टर्म बॉन्ड को सेल कर दिए गए। उल्टा बोला क्या, बिल्कुल सही है, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स को परचेस कर दिए गए, शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स को सेल कर दिए गए। सो दिस इज इनकरेक्ट। तो हम सॉरी बिल्कुल सही है, करेक्ट हुआ है ना। ऑपरेशन ट्विस्ट के अंदर क्या हुआ, सेल एंड परचेस साइमल्टेनियसली हुआ। हमसे करेक्ट पूछा भाई, करेक्ट क्या है यहाँ पे, 1 and 2 ओनली। सो आंसर इज व्हाट, आंसर इज 1। ना क्वेश्चन नंबर 11 है, with reference to UPI 123 pay facility launched by the Reserve Bank of India, consider the following statements. The UPI 123 pay method can initiate and execute transaction without the need for an internet connection. बिल्कुल सही है, इंटरनेट के बिना भी 123 पे हो जाता है। कैसे फ़ोन लगाओगे, जैसे आप करते हो ना, आप किसी कंपनी को लगाओगे तो आप इस सुविधा के लिए 1 दबाइए, इस सुविधा के लिए 2 दबाइए, इस सुविधा के लिए 3 दबाइए। हाँ, इसी प्रकार से आप क्या कर सकते हो, UPI 123 पे का इस्तेमाल कर सकते हो। यूजर कैन इनिशिएट अ सिक्योर्ड कॉल फ्रॉम देयर फोन टू अ प्रीडिटरमाइंड इंटरेक्टिव वॉइस रेस्पॉन्स नंबर टू कंप्लीट UPI बेस्ड ट्रांजैक्शन। बिल्कुल सही है, अभी तो मैंने बताया, वही तो ये बोल रहा है। यूजर कैन ऑल्सो इंस्टॉल एन ऐप ऑन फीचर्ड फोन, फीचर फोन मतलब डब्बा फोन में आप एक ऐप इंस्टॉल कर सकते हो जो कि बिना इंटरनेट के चलेगा, थ्रू विच सर्टेन UPI फंक्शंस विल बी अवेलेबल ऑन योर फोन। कुछ UPI फंक्शंस हो सकते हैं। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा गया है यार, करेक्ट तीनों स्टेटमेंट से आंसर हो जाएगा डी। ना क्वेश्चन नंबर 12 है, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू स्पेशल ड्राइंग राइट्स। हमको बात करनी है किसकी, स्पेशल ड्राइंग राइट्स की बात करनी है। दी SDR इज नाइदर करेंसी नॉर अ क्लेम ऑन दी IMF। बिल्कुल सही है, SDR एक तरह से करेंसी, एक तरह से पैसा जो हम IMF में जमा करते हैं उसको SDR बोलते हैं। अ करेंसी मीट्स द एक्सपोर्ट क्राइटेरिया if its issuer is an IMF member or a monetary union that include IMF member and is also one of the top 5 world exporter। बिल्कुल सही है, जो करेंसी है वो एक्सपोर्ट क्राइटेरिया को तभी मीट करेगा IMF का जब वो ये क्राइटेरिया को फॉलो करे। Recently the executive board decided on the amount of each currency in the SDR valuation bracket
and this amount will be effectively paid for the next 1 year. No, it is for the next 5 years. So this is incorrect. हमसे कट पूछा भाई, कट जाएगा 1 and 2 only. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 3 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट्स, नीर की बात करनी है, हमको बताना है नॉट करेक्ट. नीर, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, इट इज़ यूज टू मेजर द इंटरनेशनल कम्पिटिटिवनेस एंड स्ट्रेंथ ऑफ अ कंपनी करेंसी विद इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. बिल्कुल सही है, आप एक्सचेंज रेट को देख के आप कर सकते हो. इफ नीर कोएफिशिएंट इज बिलो 1 इट शोज दैट डोमेस्टिक करेंसी इज वर्थ रिलेटिवली लेस देन इंपोर्टेड करेंसी. देखो नीर मतलब हमारे पास, नीर के ऊपर में क्या आएगा, डोमेस्टिक करेंसी आएगा, नीचे में क्या आएगा, फॉरेन करेंसी आएगा. अगर बोला है कि ये 1 से कम है, ठीक है, दैट्स द डोमेस्टिक करेंसी इज वर्थ रिलेटिवली लेस एज कंपेयर टू दी इंपोर्टेड करेंसी. बिल्कुल सही है. इफ़ अ कंट्री करेंसी इंक्रीज, देखो लिखा है, इफ़ अ कंट्रीज करेंसी इंक्रीज रिलेटिव टू द बास्केट ऑफ अदर करेंसीज नीर विल डिक्रीज. नो, अगर कंट्री का करेंसी ऊपर में होगा ना, कंट्री का करेंसी ऊपर में है अपॉन फॉरेन करेंसी, ठीक है, तो अगर हमारे पास कंट्री करेंसी बढ़ रहा है तो जो नीर होगा वो भी क्या होगा, बढ़ेगा. दिस इज इनकरेक्ट. हमसे तो इनकरेक्ट ही तो पूछा है भाई, हमसे क्या पूछा है, इनकरेक्ट ही तो पूछा है. तो दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर. क्वेश्चन नंबर 14 है, देखो इस 2023 के प्रीलिम्स के लिए 2 टैक्स आपको याद होना चाहिए. एक है विंडफॉल टैक्स जो कि अननोन प्रॉफिट पे लगाता है ना, ठीक है ना. जैसे कि विंडफॉल टैक्स से अचानक से हमारे देश में जो पेट्रोल उत्पाद कर रहे हैं उनका पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया, क्योंकि जब हमारे पास ईरान, यूक्रेन और रशिया का क्राइसिस हुआ तो उसके रशिया ने हमको पेट्रोल सप्लाई कम कर दी, इसलिए वजह से डिमांड, मतलब इसकी वजह से सप्लाई कम हो गया, इसकी वजह से हमारा जब प्राइस बढ़ा तो फ़ायदा किसका हुआ, यहाँ के जो ऑयल प्रोड्यूस करने वाले हैं उनको. तो उनको जो प्रॉफिट हुआ उस पर जो सरकार टैक्स लगाती है उसको बोलते हैं विंडफॉल टैक्स. अब एक है टोबिन टैक्स. टोबिन टैक्स जो लगाती है, जो ये क्या करते हैं, स्पेकुलेशन जो होते हैं ना, है ना, वॉलेटिलिटी इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जो स्पेकुलेशंस होते हैं उनको डिस्करेज करने के लिए टोबिन टैक्स लगाया जाता है. सो यहाँ पे व्हाट इज टोबिन टैक्स, है ना, इट इज डिस्करेजिंग स्पेकुलेशंस एंड वॉलेटिलिटी इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. सो दिस इज करेक्ट, टोबिन टैक्स के बारे में. नाउ क्वेश्चन नंबर 15 है, with reference to 5th schedule of the constitution consider the following. A region is declared as 5th schedule by the president but any change in the area can be done only by the governor of the respective state. गलत बात है भाई, प्रेसिडेंट इसको डिक्लेयर तो करता है, साथ में चेंज भी कर सकता है. सो ओके, फर्स्ट इज इनकरेक्ट. सेकंड है, विथ रेफरेंस टू पावर ऑफ द स्टेट डज नॉट, ओके, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट डज नॉट एक्सटेंड टू द स्केड्यूल एरियाज. देखो फर्स्ट इज इनकरेक्ट ना, तो फर्स्ट इसका इनकरेक्ट तो मैंने एलिमिनेट कर दिया, इसको और इसको. 3, 4 तो सही है, तो अब ये 3, 4 सही है, 4 सेकंड ही देखना है. द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट डज नॉट एक्सटेंड टू दी स्केड्यूल एरियाज. ये वाला गलत है, बिकॉज जो स्टेट का जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो शेड्यूल एरियाज तक भी जाता है, बट जो गवर्नर है उसका स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि हाँ उसको क्या करना पड़ेगा, वो जो पावर है उसको अपना जो शेड्यूल एरियाज जिसमें है वहाँ के जो गवर्नर उनको प्रेसिडेंट को बताना पड़ेगा कि हाँ हमारे यहाँ हाल चाल ऐसा चल रहा है, और प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन भी दे सकते हैं, इस पर उसको काम करना पड़ेगा. सो सेकंड इज इनकरेक्ट बिकॉज द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट डज एक्सटेंड टू द शेड्यूल एरियाज. सो सेकंड इज इनकरेक्ट, हमसे कट हो जाएगा, हमसे 3 and 4. क्वेश्चन नंबर 16 है, which of the following provisions of the Constitution of India can be amended only by the special majority of the Parliament? Admission or establishment of a new state. Admission or establishment of a new state, क्या इसको स्पेशल मेजोरिटी से कर सकते हैं भाई, साफ साफ लिखा आर्टिकल 3 में कि आप सिंपल मेजोरिटी से भी कर सकते हो. यूज़ ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, यार यहाँ पे भी आप इसको भी आप सिंपल मेजोरिटी से कर सकते हो. बाकी जो फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी है इसको अमेंड करने के लिए आपको चाहिए स्पेशल मेजोरिटी. तो रिगार्डिंग करेक्ट पूछा हमसे, तो सर रिगार्डिंग 2 प्रोविजंस दैट इज फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी यू नीड स्पेशल मेजोरिटी अंडर आर्टिकल 368. Question number 17 है, which of the following is are among the participant to elect the members of the legislative council of a state. Legislative council of a state participate कौन कौन करेगा? Member of the local bodies in the state, बिल्कुल सही है. All graduates of 3 years standing and residing within the state, ये भी सही है. Member of the Lok Sabha elected from the state, no. Member of the Rajya Sabha nominated from the state, no. These are not part of the college that is इलेक्टिंग द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल. सो करेक्ट हमसे पूछा है तो ओनली 2 इज करेक्ट.
क्वेश्चन नंबर 18 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट विल बी लायबल टू बी डिस्क्वालिफाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन अकॉर्डिंग टू द 10th schedule, दैट इज एंटी डिफेक्शन लॉ, इफ he or she voluntarily gives up a membership of his party after being elected as presiding officer of the house। देखो प्रिसाइडिंग ऑफिसर को तो अपना मेंबरशिप देना पड़ता है, वापस करना पड़ता है, तो इट इज तो डिस्क्वालीफाई तो नहीं होता वो 10th schedule के अंदर। सो दिस इज इनकरेक्ट। इफ़ ही और सी वोट्स कंट्री टू एनी डायरेक्शन इशूड बाय हिज पॉलिटिकल पार्टी, तो ये हो सकता है एक चांस। इफ़ ही और सी इज नॉमिनेटेड मेंबर ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी विद इन 6 months, नो विद इन 6 months है तो इसको डिस्क्वालीफाइड नहीं किया जाएगा, आफ्टर 6 months तो डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। इफ़ यू और सी एज एन इंडिपेंडेंट मेंबर ज्वाइंस एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर बीइंग इलेक्टेड, बिल्कुल सही है। अगर वो इंडिपेंडेंट मेंबर था, उसने ज्वाइन कर लिया तो उसको क्या किया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो करेक्ट हमसे पूछा है तो 2 केसेस में यहाँ पे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू फाइनेंस बिल एंड अप्रोप्रिएशन बिल। अब फाइनेंस बिल इज अ मनी बिल, बिल्कुल सही है, उल्टा भी सही है। अब फाइनेंस बिल इज अ मनी बिल, मतलब मनी से कुछ मैटर है तो उसको बोलेंगे फाइनेंस बिल। A government of India cannot withdraw money from the consolidated fund of India till the enactment of appropriation bill, बिल्कुल सही है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हमको क्या चाहिए, पैसा निकालना है कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, तो अप्रोप्रिएशन बिल का पास होना जरूरी है। Unlike the appropriation bill, the amendment seeking to reject or reduce a tax can be moved in case of finance bill। अरे भाई अमेंडमेंट को आप नहीं मूव कर सकते फाइनेंस बिल में, सो दिस इज इनकरेक्ट, सॉरी दिस इज करेक्ट। ये करेक्ट क्यों है, बिकॉज अनलाइक अप्रोप्रिएशन बिल, अमेंडमेंट सीकिंग टू रिजेक्ट और रिड्यूस टैक्स कैन बी मूव्ड इन केस ऑफ फाइनेंस बिल। ठीक है, फाइनेंस बिल में हम आप क्या कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं, अप्रोप्रिएशन बिल में नहीं कर सकते। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट जगह यहाँ पे तीनों 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 20 है, कंसिडर द फॉलोइंग इफ द बिल इज रिजेक्टेड बाय द अदर हाउस। क्या पूछा है, इन विद रेफरेंस टू जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउस अंडर विच द फॉलोइंग अबव गिवन सिचुएशन ऑफ जॉइंट सिटिंग कैन बी समन। ठीक है, जॉइंट सिटिंग किसमें बुलाया जा सकता है, इफ बिल इज रिजेक्टेड बाय द अदर हाउस, बिल्कुल सी इसमें बुला सकते हैं। जॉइंट सिटिंग प्रिसाइड कौन करेगा, स्पीकर। इफ द हाउस हैव फाइनली डिसएग्रीड एज टू द अमेंडमेंट टू बी मेड इन अ बिल, बिल्कुल सही है। इफ अ बिल हैज़ ऑलरेडी लैप्स्ड ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, बिल्कुल इसमें हम लोग कह सकते हैं जॉइंट सिटिंग बुला नहीं सकते, बिकॉज लोकसभा के डिसॉल्व होने से वो बिल लैप कर गया है ना भाई। सो ओनली टू सिचुएशन वी कैन समन अ जॉइंट सिटिंग, आंसर विल बी बी। सो क्वेश्चन 21 है, विथ रेफरेंस टू वेरियस टाइप ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट फॉल्स अंडर द एपेलेंट जुरिस्डिक्शन। देखो सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल स्टेट में हमारे पास ये एपेलेंट जुरिस्डिक्शन नहीं आता है, इसका एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, मतलब ओरिजिनल मतलब एक्सक्लूसिव नहीं थी। अब डायरेक्टली सेंट्रल स्टेट के लिए ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव है भाई, इज नॉट एपेलेंट। एपेलेंट मतलब आप हाई कोर्ट में कोई चीज़ किए, सपोज किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, हाई कोर्ट में उसको फांसी की सजा मिल गई, तो उसको अपील कर सकता है, ऊपर जा सकता है हाई कोर्ट, सॉरी सुप्रीम कोर्ट में, उसको बोलते हैं एपेलेंट जुरिस्डिक्शन। बट सेंट्रल स्टेट के बीच में अपना कोई डिस्प्यूट हो गया तो उसके लिए हमारे पास क्या करना पड़ेगा, ओरिजिनल डायरेक्टली हमको सुप्रीम कोर्ट को जाना पड़ेगा, और एक्सक्लूसिव 80% सुप्रीम कोर्ट को जाना पड़ेगा, हाई कोर्ट नहीं कर सकता इसको। So this is incorrect. It is jurisdiction of the Supreme Court is original and exclusive. But original मतलब आप directly जा सकते हो Supreme Court, but it is not exclusive because High Court के पास भी powers हैं. Okay. Article 161 के अंदर. So this is incorrect. Supreme Court is bound to give advice on all matters referred to it by the President. No, it is not bound. ठीक है, it is not bound. So this is also incorrect. Not correct हमसे पूछा है. All the three statements are not correct. Okay, question number 22 है with reference to National Human Rights Commission, consider the following statement. Only a sitting judge of sitting Chief Justice of India can become the chairperson of NHRC. ऐसा पहले था बट अब नहीं रहा, बिकॉज अभी कोई भी रिटायर्ड जज या फिर कोई भी सिटिंग जज, यहाँ पे चीफ जस्टिस लिखा है ना, अब कोई भी रिटायर्ड जज या फिर कोई भी सुप्रीम कोर्ट का सिटिंग जज है वो बन सकता है, नॉट चीफ जस्टिस, जरूरी नहीं है कि चीफ जस्टिस हो. सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट, हमसे करेक्ट नॉट करेक्ट पूछा है, पहले था ऐसा इसीलिए अब चेंज कर दिया गया. इट कैन पनिश द वायलेटर्स ऑफ ह्यूमन राइट एंड अवॉर्ड मॉनिटरी रिलीफ. तो ये सिर्फ रिकमेंडेशन दे सकता है,
सिर्फ और सिर्फ रिकमेंडेशन दे सकता है, ये ना ही पनिश कर सकता है ना ही मॉनिटरी लीव दे सकता है। सो दिस इज इनकरेक्ट। NHRC इज एम्पावर्ड टू इंक्वायर इनटू मैटर विद इन 1 ईयर ऑफ इट्स अकरेंस, बिल्कुल सही है। हमसे नॉट कट पूछा, नॉट कट हो जाएगा 1 and 2, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 23 है आर्टिकल 25 राइट टू एस्टेब्लिश रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एंड चैरिटेबल पर्पस। नो, आर्टिकल 25 टॉक्स अबाउट राइट फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, practice, profess and propagate religion, freedom of conscience. So first is incorrect. 26 does not talk about freedom of conscience. ये बात करता है 26 right to attend religious institution, sorry, 26 talks about freedom to manage religious affair, freedom to manage रिलीजियस अफेयर्स, ठीक है। आर्टिकल 26 टॉक्स अबाउट फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। आर्टिकल 28 फ्रीडम टू अटेंड रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, बिल्कुल सही है। फ्रीडम टू अटेंड रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आर्टिकल 28 बात करता है। 26 बात करता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स एंड आर्टिकल 25 टॉक्स अबाउट फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, प्रैक्टिस, प्रोपागेट एंड प्रोफेस रिलीजन। यहाँ पे प्रोपागेट का मतलब रिलीजियस कन्वर्जन नहीं आता, ओके। सो हमसे पूछा है कैटली मैच क्या है, यहाँ पे कैटली मैच क्या हो जाएगा 1 एक ही पेयर कैटली मैच है, आंसर हो जाएगा 1। क्वेश्चन 24 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन ओनली 8th शेड्यूल, बिल्कुल सही है। बोथ द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर कैन प्लेस लॉज मेड बाय देम इन 9th शेड्यूल, बिल्कुल सही है। स्टेट और पार्लियामेंट दोनों इसको क्या कर सकते हैं 9th शेड्यूल में डाल सकते हैं। 11th and 12th schedule were introduced in the Constitution of India to propagate constitutional supremacy. No, to promote what? To promote democratic decentralization. To promote democratic decentralization, not to promote constitutional supremacy. So second, third is incorrect. हमसे कैट पूछा, कटेगा 1 and 2 only, आंसर हो जाएगा A। क्वेश्चन 25 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस बेस्ड ऑन वोटिंग बाय कोलिजियम ऑफ द पार्लियामेंट कंसिस्टेड बाय द स्पीकर। नो, यहाँ पे कोई कोलिजियम सिस्टम नहीं है ब्रो, राज्यसभा इसको रिमूव करती है, ठीक है ना। द रेजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी प्रपोज इन राज्यसभा ओनली, बिल्कुल सही है। 80% राज्यसभा में प्रपोज किया सकता है। वाइस प्रेसिडेंट कैन एक्ट एज अ प्रेसिडेंट अंटिल द एंड ऑफ द टर्म इन केस ऑफ वैकेंसी ड्यू टू डेथ, रेजिग्नेशन, रिमूवल ऑफ इम्पीचमेंट, नॉट ड्यू टू क्या लिखा है एंड ऑफ द टर्म इन केस, नो नॉट द एंड ऑफ द टर्म, जब तक नया न्यू प्रेसिडेंट नहीं बन जाता फिर से इलेक्शन होके तब तक वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट रहेगा। ऐसा नहीं कि 5 साल में से 2 साल आदमी प्रेसिडेंट सर्व कर चुका था फिर वो डेथ हो गया उसका सपोज, तो ऐसा नहीं कि 3 साल तक वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के फॉर्म में बना रहेगा। इस डेथ के बाद हमारे पास एक फिर से क्या होगा चुनाव होगा और उस चुनाव होने तक ये वाइस प्रेसिडेंट क्या रहेगा अपने पास प्रेसिडेंट का काम करेगा। सो नॉट करेक्ट पूछा, दिस इज इनकरेक्ट। सो अपने पास 1 and 3 इज इनकरेक्ट, ठीक है ना। 1 and 3 इज इनकरेक्ट, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 26 है इफ राज्यसभा passes a resolution under Article 249, Parliament can make laws with respect to certain matters in the state list. In this context, which of the following statement is correct? The resolution must be passed with prior recommendation of the President of India. बिल्कुल सही है। Resolution must be passed by a simple majority, not by a simple majority, it is by effective majority यार। Sorry, it is not as effective majority, special majority है। Resolution remain in force for a period prescribed by Rajya Sabha but not exceeding 2 years. ये भी गलत है। Resolution does not restrict the power of the state legislature to make laws on the same matter, बिल्कुल सही है। यह गलत है बिकॉज मस्ट पास प्रायर रिकमेंडेशन। देखो यहाँ पे जो मस्ट है ना, तो ये सब जो स्ट्रीम वर्ड्स होते हैं वहाँ पे गलत होने के चांसेस है, यहाँ पे गलत ही है, ठीक है। सो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा डी, बिकॉज जो नियम बना लेगा सेंटर पार्लियामेंट जो बनाएगा स्टेट पे, ऐसा नहीं कि फिर इसका स्टेट की पावर चलेगा ये नियम बनाने की। सो दिस इज इनकरेक्ट एंड दिस इज करेक्ट एंड दिस रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन 27 है विद रेफरेंस टू पीटलैंड्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पीटलैंड्स आर द लार्जेस्ट नेचुरल टेरेस्ट्रियल कार्बन स्टोर, बिल्कुल सही है। पीटलैंड्स मतलब जहाँ पे जो मार्शी टाइप के लैंड होते हैं। पीटलैंड रिस्टोरेशन कैन हेल्प कंट्रीज टू फुलफिल द कमिटमेंट अंडर पेरिस क्लाइमेट डील, बिल्कुल सही है कि वो कार्बन न्यूट्रल बनना चाहते हैं, उसको बना सकता है लोग कार्बन न्यूट्रल। करेक्ट पूछा है, करेक्ट जाएगा बोथ 1 and 2। क्वेश्चन 28 है कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स
लोकल एक्सटिंक्शन ऑफ नेटिव स्पीसीज, डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, अल्टर हाइड्रोलॉजी, हाई यील्ड ऑफ नेटिव क्रॉप्स, विच ऑफ द अबव आर इफेक्ट्स ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वेजिव स्पीसीज इनटू न्यू इन्वायरमेंट। ठीक है, इन्वेजिव स्पीसीज से क्या हो जाएगा, एक्सटिंक्शन नेटिव स्पीसीज हो सकता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ द वाइल्ड लाइफ हैबिटेट हो सकता है, अल्टर कर सकता है जो हाइड्रोलॉजी वहाँ के जो पानी वाला चीज़ें हैं उसको अल्टर कर सकता है, और ये हाई यील्ड ऑफ द नेटिव क्रॉप नो उसकी यील्ड को कम कर सकता है, बिकॉज ये कम्पीट करेंगे न्यूट्रिएंट के लिए, तो ये न्यूट्रिएंट ज़्यादा ले लिया, वो न्यूट्रिएंट कम ले पाएगा, तो उसका न्यूट्रिएंट की वजह से उसका क्या हो जाएगा, लो यील्ड हो जाएगा, नॉट हाई। थर्ड इज इनकरेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा ए 1 2 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 29 है, कंसिडर द फॉलोइंग कंडीशंस, एन ऑब्जर्व्ड एस्टिमेटेड इन्फर्ड एंड सस्पेक्टेड population size reduction of more than 50% over the last 10 year और 3 generations। मोर देन 50% अगर हमारे पास क्या हुआ, पॉपुलेशन साइज रिड्यूस हो गया है, मोर देन 50% पॉपुलेशन साइज अगर रिड्यूस हो गया है, तो याद रखना ये किसके लिए है भाई, वल्नरेबल के लिए है ना। एक्सटेंट ऑफ ऑकरेंस एस्टिमेटेड टू बी लेस देन 20,000 किलोमीटर, 20,000 से कम हो गया है, एंड पॉपुलेशन साइज इज एस्टिमेटेड टू अ नंबर फ्यूअर देन 10,000 मैच्योर इंडिविजुअल्स। ठीक है ना, 10,000 से थोड़े से कम है, तो ये कौन सी लिस्ट में आएगा, इट इज कम्स अंडर वल्नरेबल। अपने को पता होना चाहिए कि भाई इससे नीचे में क्या आता है, लिस्ट कंसर्न, ठीक है ना, उसके बाद वल्नरेबल, फिर एंडेंजर्ड, फिर क्रिटिकली एंडेंजर्ड, उसके बाद एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, फिर एक्सटिंक्ट। आंसर हो जाएगा वल्नरेबल। क्वेश्चन नंबर 30 है, मैच द फॉलोइंग पेयर्स, स्पीसीज एंड कंजर्वेशन स्टेटस, रेयर स्पीसीज, पॉपुलेशन इज स्मॉल एंड लोकेशन इज कन्फाइंड टू लिमिटेड रीजन। नो, रेयर स्पीसीज को मतलब मिलते ही नहीं है, बहुत कम मिलते हैं, एक्सटिंक्ट मतलब बहुत कम मिलते हैं। रेयर स्पीसीज मतलब एग्जिस्टिव सर्वे हैज फेल्ड टू रिकॉर्ड एन इंडिविजुअल स्पीसीज, इसको क्या बोलेंगे, रेयर स्पीसीज। सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट बिकॉज लिस्ट कंसर्न मतलब बहुत सारे देखेंगे, वाइड स्प्रेड एंड अबंडेंट मतलब लिस्ट कंसर्न नहीं भाई, वाइड स्प्रेड एंड अबंडेंट मतलब नियर थ्रेटन। तो इस क्वेश्चन में ये वाला गलत जाएगा, सॉरी ये वाला सही हो जाएगा, बिकॉज रेयर स्पीसीज ऐसे पॉपुलेशन होते हैं, पॉपुलेशन बहुत स्मॉल होता है, लोकेशन इज कन्फाइंड, तो बाकी जगह मिलेंगे नहीं, इसलिए तो रेयर ही है भाई। सो फर्स्ट इज करेक्ट। नियर थ्रेटन स्पीसीज ऐसे स्पीसीज होते हैं, वाइड स्प्रेड अबंडेंट नियर थ्रेटन नहीं होते हैं, और जो नियर थ्रेटन के लिए है ये वाइड स्प्रेड अबंडेंट जो होते हैं वो लीस्ट कंसर्न के लिए होता है। एंड लीस्ट कंसर्न क्या होते हैं भाई, छोड़ो, ये लीस्ट कंसर्न के लिए होता है। एग्जिस्टिव सर्वे हैज फेल्ड टू रिकॉर्ड एन इंडिविजुअल स्पीसीज का मतलब क्या है, ये एक्सटिंक्ट हो गया है। तो दोनों इनकरेक्ट हैं, हमसे करेक्टली मैच पूछा तो एक ही पेयर करेक्टली मैच है, बिकॉज रेयर स्पीसीज का पॉपुलेशन स्मॉल होता है एंड देयर लोकेशन इज कन्फाइंड टू अ लिमिटेड एरिया। एक तरह से एंडेमिक स्पीसीज का भी डेफिनेशन लगेगा, बट ये आप, मैं मानता हूँ ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, थोड़ा सही करने में दिक्कत होगा, बट आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि ये एंडेमिक हैं नहीं है, रेयर स्पीसीज भी ऐसी होते हैं, रेयर स्पीसीज और एंडेमिक का पॉपुलेशन का जो डेफिनेशन है वैसे सेम टाइप का है, तो कट हो जाएगा ओनली वन पेयर। क्वेश्चन 31 है, विद रेफरेंस टू थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी एविल क्वाड्रेट, क्वाड्रेट मतलब 4 4 एंथ्रोपोलॉजिकल कॉजेज फॉर द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज व्हाट वी कॉल एविल क्वाड्रेट। व्हाट आर एविल क्वाड्रेट फॉर एंथ्रोपोलॉजिकल कॉज फॉर द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। 32 नंबर क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू सी ग्रास कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देयर एक्वेटिक फ्लावरिंग प्लांट्स फाउंड इन सैलो सॉल्टी एंड ब्रैकिश वाटर फ्रॉम ट्रॉपिक्स टू आर्टिक साइकिल। बिल्कुल सही है। सी ग्रास मतलब ये समझ लेना कि ये ग्रास हैं भाई, दे आर नॉट ग्रासेस, दे आर एंजियोस्पर्म्स। दे आर अबंडेंट इन पाक स्टेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार। बिल्कुल सही है। रिसेंटली अ होलिस्टिक मैपिंग ऑफ सी ग्रासेस इन द एंटायर कंट्री इज एक्सेप्टेड, नॉट इन द एंटायर कंट्री, इट इज इन अंडमान एंड निकोबार। नॉट कट हो जाएगा 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 33 है, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो विद रिगार्ड टू प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी इज आर इनकरेक्ट। Speciation is the appearance or behavior or structure or mode of life of an organism that allows to survive in a particular environment. No, not, it is not speciation. Speciation मतलब formation of new species. Adaptation is the process by which new species are formed. तो adaptation ये नहीं होता, ये तो species का speciation होता है। Variation
इज इंड्यूस बाई चेंज इन जेनेटिक मेकअप ड्यू टू द एडिशन और डिलीशन ऑफ सर्टेन जीन, बिल्कुल सही है। एडेप्टिव रेडिएशन इज द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म डाइवर्सिफाई फ्रॉम एन एंसेस्ट्रल स्पीसीज इनटू मल्टीपल न्यू फॉर्म्स, ये भी सही है। सो फर्स्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट, तो कट जाएगा 3 और 4। क्वेश्चन 34 है आइडेंटिफाई एंड मैच द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व विद देयर रेस्पेक्टिव स्टेट्स। नॉकरेक, सिमलीपाल कहाँ पे है? सिमलीपाल इज इन उड़ीसा। शायशलम कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश के अंदर, है ना। और नॉकरेक कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। सॉरी, नॉकरेक कहाँ पे है? मेघालय के अंदर। सो करेक्टली मैच यहाँ पे कोई सा भी नहीं है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे नॉन ऑफ द अबव। नाउ क्वेश्चन 35 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नो अल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज ऑफ अ सेंचुरी और नेशनल पार्क कैन बी मेड विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ द नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, बिल्कुल सही है। जब तक नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ कुछ ना कुछ रिकमेंडेशन नहीं दे तब तक आप सेंचुरी और नेशनल पार्क के जो बाउंड्रीज को अल्टर नहीं कर सकते। द इंक्लूजन ऑफ टेरिटोरियल वाटर इन एरिया टू बी डिक्लेयर्ड एज सेंचुरीज इज प्रोवाइडेड अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1991, बिल्कुल सही है। जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1991 में, उसके अंडर एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन आया था 1972 में, एक 1991 में भी आया था। उसके अंदर बोला कि आप इंक्लूजन कैसे करोगे टेरिटोरियल वाटर का, जो कि सेंचुरीज के अंदर है, वो कैसे बताया जाएगा? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1991 के अंदर बताया जाएगा। करेक्ट हमसे पूछा है, दोनों का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 36 है with reference to national bamboo mission consider the following statement. forested and non forested areas covered under this mission, no। यहाँ पे नॉन फॉरेस्टेड एरिया कवर किया जा रहा है, नॉन फॉरेस्टेड एरिया को, नॉट फॉरेस्टेड एरिया को। एनुअल एक्शन प्लान अप्रूव फॉर द एक्टिविटीज अंडर नेशनल बैम्बू मिशन आर प्रिपेयर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। एनुअल एक्शन प्लान कौन प्रिपेयर कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिपेयर कर रहा है। नो, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, इसको स्टेट गवर्नमेंट प्रिपेयर कर रहा है। सो दिस इज इनकरेक्ट। करेक्ट पूछा है, नाइदर वन नॉट टू इज करेक्ट, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन 37 है it is a practice of forestry in area devoid of tree growth and other vegetation situated in place away from the conventional forest area। देखो हमारे पास conventional forest area यहाँ पे था, हमने ये एक्सटेंड किया, दूर में कर दिया हमने क्या? फॉरेस्ट्री। एंड फॉलोइंग फॉरेस्ट्री हैज बीन डिस्क्राइब, तो दूर में कर दिया फॉरेस्ट्री, एक्सटेंड कर दिया फॉरेस्ट्री, तो क्या बोलेंगे? एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री। जहाँ पे कोई पेड़ वेड़ नहीं था, बंजर टाइप का था, यहाँ पे हमने फॉरेस्ट लगा दिया, एक्सटेंड कर दिया फॉरेस्ट को यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से फॉरेस्ट को एक्सटेंड कर दिया, इसको कहेंगे एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री। Consider the following statement regarding compensatory afforestation fund management and planning authority CAMPA. The compensatory afforestation fund bill was passed by the parliament in 2008 which is managed by CAMPA, बिल्कुल सही है। 90% of the fund is to be retained by the central government, no। 90% किसको दिया भाई? कैंपा से। 90% किसको देता है? स्टेट को देता है। और 10% क्या रखता है? खुद के पास रखता है। दिस इज इनकरेक्ट। करेक्ट पूछा है, कटेगा 1 ओनली। क्वेश्चन 39 है सी वॉज अ फर्स्ट वुमेन टू कंटेस्ट लेजिस्लेटिव सीट। आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट वुमेन हु कंटेस्ट लेजिस्लेटिव सीट सी वॉज कमला देवी चट्टोपाध्याय। बट आगे पढ़ लेते हैं। इन द मद्रास प्रोविंशियल इलेक्शन, मद्रास प्रोविंशियल इलेक्शन में पहली बार कंटेस्ट किया था। फर्स्ट वुमेन टू कंटेस्ट फॉर द लेजिस्लेटिव सीट इज कमला देवी चट्टोपाध्याय। She joined International Congress in 1927. During the Salt March to Dandi, she convinced Gandhiji to give equal opportunities to women to be the front of the march. ये भी सही है। तो who was she? She was Kamala Devi Chattopadhyay, who was the first woman to contest the legislative seat from the Madras province presidency. Now consider the following. हमारे को बात करनी है क्रोनोलॉजिकल असेंडिंग ऑर्डर में, छोटे से बड़े, ठीक है। तो सबसे पहले फराजी मूवमेंट कब हुआ था? ये 1829 में हुआ था। परमहंसा मंडली कब बना था भाई? तो जो फराजी मूवमेंट था वो 1819 में बना था, ठीक है। फराजी मूवमेंट हुआ था। परमहंसा मंडली जो है वो 1849 में बना था। विडोरी मैरिज एसोसिएशन थे वो 1850s में बने थे। और भारत स्त्री मंडल जो था वो 1910 में बना था। सो हमारा ऑर्डर जो होगा असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़े 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। परमहंसा मंडली 1949, विडोरी मैरिज एसोसिएशन 1950s। तो आंसर हो जाएगा 4, 3, 2, 1, 3 वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 41 है कंसिडर द फॉलोइंग। सोल्जर्स वेर आस्क्ड टू लीव देयर पोस्ट गवर्नमेंट सर्विस। हमसे पूछा है कि which of the above was the instruction given by Gandhiji to
दी नेशन ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट के समय क्या गांधी जी ने इंस्ट्रक्शन दिया? पहला, सोल्जर वेर आस्क्ड टू लीव देयर पोस्ट, इन्होंने बोला सोल्जर्स को कि देखो भाई आप लीव मत करो, आप गोली मत चलाना इंडियंस पे, ओके। गवर्नमेंट सर्वेंट्स वेर आस्क्ड टू रिजाइन एंड ओपनली डिक्लेयर देयर एलिजेंस टू द कांग्रेस, नो, जो चाहता है करे, कि पिछले बार देख लिया था सीडीएम नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में, क्या रिजाइन करते फिर बाहर रखते नहीं थे, सो दिक्कत है। तो जो चाहता है कि वो बाद में कुछ और काम कर सकता है, जो मतलब जो सहमत जो अपने ऊपर विश्वास है कि वो बाद में कुछ और काम करके ज़िंदगी जी सकता है, वही छोड़े, वरना ना छोड़े। प्रिंसली स्टेट शुड एक्सेप्ट द सॉवरेनिटी ऑफ देयर ओन पीपल, हाँ ये कहा था गांधी जी ने। इफ द जमींदार मेक कॉमन कस्ट विद द रॉयट्स, हिज पोर्शन ऑफ द रिवेन्यू विच मे बी सेटल्ड बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट शुड बी गिवन टू हिम, बिल्कुल सही है। सो करेक्ट हमसे पूछा है यार, यहाँ पे करेक्ट क्या है? यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स 2 इंस्ट्रक्शन दिए थे गांधी जी ने, 3rd and 4th। क्वेश्चन नंबर 42 है, विथ रेफरेंस टू रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन जो कि 1908 के अंदर आया था, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विलियम मेयर वॉज द चेयरमैन ऑफ द कमिटी, नो, यहाँ पे प्राइम रोज जो थे, प्राइम रोज वो इसके चेयरमैन थे, फर्स्ट इज इनकरेक्ट। द मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू इन्वेस्टिगेट द फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन ऑफ द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट, बिल्कुल सही है। डिसेंट्रलाइजेशन पे है तो फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस पे देख रहा था ये। 3rd है, द कमीशन रिकमेंडेड द इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ऑन द मैटर्स ऑफ रिवेन्यू ऑफ द प्रोविंस, नो, जो कमीशन था रॉयल कमीशन डिसेंट्रलाइजेशन ने रिकमेंड किया कि भाई जो गवर्नर है बार बार उन्हें टांग मत अड़ाया, बीच में जहाँ टांग अड़ाते रहता है दिक्कत होती है। सो मैटर्स ऑफ रिवेन्यू में टांग ना अड़ाना चाहिए, किसको? मैटर्स ऑफ रिवेन्यू में कौन टांग ना अड़ाए, ऐसा किसने बोला भाई? ऐसा जो कमीशन है, कमीशन ऑन रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन ने बोला कि आप गवर्नर जनरल टांग ना अड़ाए बीच बीच में। तो 3rd इज इनकरेक्ट, ये बोलते हैं इंटरवेंशन करे, बोल रहा है नो, डू नॉट इंटरवीन, ओके, ये बोला था कमीशन ने। आरसी दत्त वाज द ओनली इंडियन मेंबर ऑफ द कमीशन, बिल्कुल सही। देखो यहाँ पे ओनली है, बट हिस्ट्री के क्वेश्चंस में ओनली आने पे आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, बिकॉज हिस्ट्री क्वेश्चन में ओनली वाले स्टेटमेंट्स होते हैं, एक्सेप्शन होते हैं, ओनली वाले स्टेटमेंट बहुत सारे सही होते हैं हिस्ट्री में। सो करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा 2 and 4, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 43 है, विद रेफरेंस टू एचिसन कमिटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इट वाज सेट अप ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ वाइसरॉय डफरिन, बिल्कुल सही है। इट रिकमेंडेड होल्डिंग द इंपीरियल सिविल सर्विस एग्जाम साइमल्टेनियसली इन इंग्लैंड एंड इंडिया, नो, ये एचिसन कमेटी ने क्या किया? डिवाइड किया था जो सिविल सर्विसेज उस पर इंपीरियल सिविल सर्विसेज, प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज एंड सबऑर्डिनेट सिविल सर्विसेज। तो जो इंपीरियल सिविल सर्विसेज था उसको इन्होंने बोला कि नहीं, इसी पर सिर्फ इंग्लैंड में होना चाहिए, प्रोविंशियल और सबऑर्डिनेट जो काम करने वाले लोग हैं वो इंडिया में बन जाए, ठीक है ना, सो ये इंडिया के अंदर होगा, ये इंग्लैंड के अंदर होगा, ऐसा इन्होंने बोला। तो साइमल्टेनियसली तो बात हुई नहीं थी। इट रिकमेंडेड लोअरिंग द एज लिमिट फॉर रिक्रूटमेंट टू सिविल सर्विस टू 19, देखो इंडियन वाले जो लोग थे वो सिविल सर्विस में ना जाएं, इसलिए अंग्रेजों ने क्या किया था, जो लिमिट था सिविल सर्विस उसको 19 साल तक कर दिया था, ठीक है ना। पहले 23 था, उसको फिर 22 किया, उसको 20 किया, उसके बाद 19 कर दिया। तो जो एचिसन कमेटी आया उसने बोला कि देखो भाई ये 19 करना इनके लिए थोड़ा सा, आप ये रिकमेंड किया था ना, इसे बोला कि ये नाइंसाफ़ी होगा, आप इसको 23 कर दो, ठीक है। 23 कर दी, तभी तो सुभाष चंद्र जाके इंग्लैंड में जाके बन गए, ठीक है। सो यहाँ पे कट हमसे पूछा है, तो दिस इज इनकरेक्ट, इट इज़ नॉट 13, इट इज़ 923, सो इट इज़ नॉट 1923। तो करेक्ट हमसे पूछा है भाई, एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है, दैट इज स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट। ना क्वेश्चन नंबर 44 है, कंसिडर द फॉलोइंग फीचर्स, नंबर ऑफ एडिशनल मेंबर्स टू द इन द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज रेज्ड, ठीक है। तो हमको बात करनी है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 की। 1892 में जो इंडियन काउंसिल एक्ट आया था, इसका फॉर्म कौन नहीं बनाता, इसका फीचर्स कौन कौन से नहीं है। तो पहला तो फीचर है, तो हमसे पूछा कौन से फीचर नहीं है, सो इट इज़ नॉट द आंसर। प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन वॉज इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस एक्ट, बिल्कुल सही है। प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन पहली बार इंट्रोड्यूस किया, तो सीधी पार्ट ऑफ दिस एक्ट, सो हमसे नॉट फॉर्म पूछा, तो दिस इज नॉट द आंसर। 3/4 ऑफ द वेट कुड बी स्क्रूटनाइज्ड बाय वोटिंग प्रोसेस, नो, ये गलत है, तो ये हमारा आंसर पार्ट बनेगा, बिकॉज इसमें बोला कि वेट में आप डिस्कस ही नहीं कर सकते, ठीक है। सप्लीमेंट्री कुड नॉट बी आस्क्ड और नॉर कुड आंसर टू एनी क्वेश्चन, ये सही है, इसके अंदर था इंडियन काउंसिल एक्ट के अंदर 1892 के, बट ये हमसे पूछा नहीं था, तो ये तो आंसर नहीं होगा। तो ओनली वन फीचर इज नॉट द फीचर ऑफ द इंडियन काउंसिल एक्ट। देखो क्या पूछा गया है, हमेशा ध्यान देना, बिकॉज यहीं से गलतियाँ हो जाती है कभी कभी। क्वेश्चन नंबर 45 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नगारा स्टाइल ऑफ टेम्पल लेटिना बिल्डिंग आर कॉल्ड रेखा प्रसाद, ठीक है। लेटिना बिल्डिंग में ऐसा रेखा प्रसाद बोलते हैं, बिकॉज स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पे स्क्वायर शेप यहाँ पे बेस होता है, और इसके बाद ऐसा क्या होता है अपने पास ऊपर में ऐसा स्टेयर जैसे हमारे पास एक बिल्डिंग मंदिर होता है। सो दिस इज नगरा स्टाइल, बिल्कुल से लेटिना, नगरा के लेटिना हो गया, भूमिजा हो गया, वल्लभी आर द टाइप्स ऑफ नगरा स्टाइल। और नगरा के अंदर लेटिना जो है, जैसे हमारा एग्जाम्पल क्या है लेटिना स्टाइल ऑफ टेम्पल का, जगन्नाथपुरी में जो टेम्पल है वो एग्जाम्पल है किसका, लेटिना का, उसमें स्टेयर केस जैसे हमारे पास टेम्पल बने हुए हैं।
वल्लभी में रेक्टेंगुलर बेस होता है भाई, और एक ऐसा जो ऐसा संदूक टाइप का होता है, ठीक है ना, वल्लभी संदूक टाइप का होता है। वल्लभी रेक्टेंगुलर बिल्डिंग एंड यूजुअली कॉल्ड वैगन वोल्टेड, वोल्टेड मतलब अंदर से हॉलो होता है, बिल्कुल सही है ये वैगन वोल्टेड बिल्डिंग, बिकॉज वैगन मतलब घोड़े का जो गाड़ी में ऊपर में ऐसे होता है ना, वैगन में घोड़े की गाड़ी में पीछे में एक होता है ना ऐसा टाइप का जो लोग जाते हैं, उसी प्रकार का दिखता है वल्लभी, इसीलिए हमने बोला इट इज वोल्टेड वैगन बिल्डिंग। सेकेंड इज करेक्ट। थर्ड, भूमिजा टाइप ऑफ टेम्पल, भूमिजा टाइप ऑफ नगरा टेम्पल दैट इवॉल्व फ्रॉम लेटिना स्टाइल, लेटिना मतलब ये लेटिना था, इसी से तो क्या बना भूमिजा बना है ना, वॉज डेवलप्ड इन मालवा अंडर दी परमारा डायनेस्टी, बिल्कुल सही है, इसी से डेवलप क्या हुआ, लेटिना से ही डेवलप हुआ भूमिजा, और ये मालवा प्लेट्यू में डेवलप हुआ टेम्पल ड्यूरिंग दी परमारा डायनेस्टी, ये भी सही है, करेक्ट पूछा, करेक्ट जाएगा 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 46 है, कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू वंगला फेस्टिवल, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट भाई, इस बार क्वेश्चन आने के 99% चांसेस हैं। इट इज एनुअल हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय द गारो ट्राइब ऑफ मणिपुर, भाई गारो खासी एंड जयंतिया कहाँ पे है, मेघालय के अंदर है, नॉट इन मणिपुर, तो पूरा पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, बहुत जरूरी है ध्यान से पढ़ना, ठीक है। इट इज नॉट इन मणिपुर, इट इज मेघालय। फर्स्ट इज इनकरेक्ट, इट इन्वॉल्व प्रेयर एंड ऑफरिंग टू द रेन गॉड, नो टू द सन गॉड, सो दिस इज इनकरेक्ट। It is categorized with dancing of tribe to the rhythmic beating of 100 drums, इसे ड्रम फेस्टिवल बोलते हैं, ड्रम याद रखना, ड्रम की बात आती है, आपको आना चाहिए वंगला फेस्टिवल, बहुत सारे 100 ड्रम बजते हैं, ढाई ड्रम बजाते हैं 100 लोग, बहुत सारे ड्रम बजते हैं, ठीक है, ड्रम दिमाग में आती है, आपको आना चाहिए वंगला फेस्टिवल, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। करेक्ट हमसे पूछा भाई, करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 47 है, विद रेफरेंस टू जुडिशरी ड्यूरिंग द मॉडर्न एम्पायर के समय एंशिएंट इंडिया में जुडिशरी के बारे में बताना है, करेक्ट क्या है। द मेन पर्पस ऑफ कंठकोशोधन कोर्ट है ना, कंठकोशोधन कोर्ट वेयर टू क्लियर द एंटी सोशल एलिमेंट्स फ्रॉम सोसाइटी, बिल्कुल सही है, कंठकोशोधन कोर्ट जो था मौर्यन एम्पायर के समय वो क्यों बनाया गया था, जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं है ना, कुछ लोग चोरी करते हैं, कुछ लोग ब्राह्मण्स को मारते हैं, वो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं उनको हटाने के लिए कंठकोशोधन कोर्ट बनाया जाता था, ठीक है, दिस इज करेक्ट। The धर्मशात्य कोड mostly dealt with criminal law, no, it will dealt with civil law, it will dealt with civil law, dharma that is related to civil matters, no, and danda that is related to criminal matters, so this is incorrect. The penalties of Mauryan administration were based on hierarchy of varna, बिल्कुल सही है, ब्राह्मण को छोटी सजा दी जाती थी और शूद्र को बहुत बड़ी सजा दी जाती थी, है ना, मौर्यन एम्पायर के समय। सो करेक्ट हमसे पूछा है भाई, करेक्ट क्या होगा 1 और 3, आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। क्वेश्चन नंबर 48 है, ड्यूरिंग द 3 and 4 month of rain beginning from the day next to the full moon day Ashadha, the Buddhist monk were remained to take up a first abode and depend for their subsistence on the neighboring household, मतलब वो भिक्षा मांगते मांगते जीते हैं। At the close of the season the ceremony was held, is called वोपोशथा। वोपोशथा एक ब्राह्मण बुद्धिज्म में एक सेरेमनी होती है, तो जो कि कब होती है भाई 3 to 4 month, इनके बाद होता है अशोध्या, है ना, उसके बाद कुछ दिनों होती है, उसके बाद यहाँ पे क्या होता है उपोषथा फेस्टिवल होता है, उपोषथा सेरेमनी होता है। देखना ये थोड़ा सा टर्म अजीब सा है, बट ये न्यूज़ में से इसीलिए यहाँ पे पूछा जाता है। न्यूज़ में बुद्धिज्म से कोई चीज़ न्यूज़ में आए, जैनिज्म से कोई भी चीज़ न्यूज़ में आए, तो देखो 99% चांसेस क्वेश्चन में आने के। बुद्धिज्म जैनिज्म इज द फेवरेट टॉपिक ऑफ यूपीएससी। उपोषथा फेस्टिवल। क्वेश्चन नंबर 49 है, विद रेफरेंस टू बहामनी किंगडम, तरफदार, तो तरफदार को पता होना चाहिए भाई, तरफदार क्या होता है, प्रोविंशियल गवर्नर को तरफदार बोलते हैं बहामनी किंगडम्स में। 50 नंबर क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। मामुलुक ऑफिसर ऑफ द स्लेव ओरिजिन, बिल्कुल सही है भाई, मामुलुक डायनेस्टी स्लेव डायनेस्टी। कुतुबुद्दीन ऐबक। महासत टाइप्स ऑफ स्पाइस डेवलप्ड बाय द किंग, नो, महासत आर नॉट द स्पाइस। मुहासिब ऑफिसर हु मॉनिटर द कंडक्ट ऑफ पीपल, बिल्कुल सही है, मुहासिब ऐसे लोग थे जो कि क्या करते थे, कंडक्ट ऑफ द पीपल को देखते थे। फवजील इज ट्रेजरर्स, नो, तो जो खाजिन थे वो क्या थे, ट्रेजरर थे। सो दिस इज करेक्ट। एंड महासत कौन थे, जो कि मैनेजमेंट करते थे लैंड का। महासत क्या करते थे, मैनेजमेंट ऑफ लैंड करते थे। सो यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा, करेक्टली मैच पूछा है, करेक्टली मैच इज 1 और 3, आंसर हो जाएगा ये वाला। ये फर्स्ट पार्ट हो गया।